सोनपुर राज्य के दासपुर नाम के एक छोटे से गांव में किशन अपनी बहन राधा के साथ रहा करता था। दोनों अनाथ थे और एक दूसरे का सहारा थे। एक दिन किशन लकड़ियां काट रहा था कि तभी किशन का मित्र लकड़हारा किशन से बोला, मैं क्या कह रहा हूँ किशन कि देख भाई, तेरी बहन राधा अब जवान हो गई है और मेरे हिसाब से तो भाई तुम्हें अब उसके हाथ पीले करने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, अरे भाई तुम देख ही रहे हो मित्र, मैं दिन रात केवल इसी वजह से मेहनत कर रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी धन जुटा सकूं और अपनी बहन का विवाह बहुत ही धूमधाम से कर सकूं। हाँ, ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रिया है। तुम्हारी मेहनत की मिसाल केवल इस गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी दी जाती है। देखना किशन, यही मेहनत एक दिन राधा की जिंदगी बदल देगी। चल भाई जल्दी जल्दी लकड़ियां काट। किशन और उसका मित्र लकड़ियां काटते रहे। कुछ समय बाद किशन लकड़ियां बेचने के लिए बाजार निकल पड़ा। लकड़ियां बेचकर किशन जब घर लौटा तो उसके हाथों में दिन भर की मेहनत की कमाई थी। हाँ, ये लो राधा, इसे संभाल कर रख देना। कल मैं राज्य जाकर तुम्हारे लिए सोने का एक आभूषण खरीद लाऊंगा। सोने का आभूषण? लेकिन क्यों भैया? अरे राधा, अभी से ही तेरे लिए आभूषण एकत्रित करूंगा, तभी तो सब कुछ हो पाएगा। अब मैं कोई धनवान तो हूं नहीं जो एक ही बार में सब कुछ खरीद लूंगा। हम गरीब लोग हैं, हमें धीरे धीरे ही दहेज का इंतजाम करना पड़ेगा, समझी? किशन की बातें सुनकर राधा की आंखें नम हो गईं। लेकिन भैया, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। ओहो, कैसी बातें कर रही है राधा? देख, अब तू जवान हो गई है। अगर माँ और पिता होते तो अब तक तेरा विवाह कर चुके होते, समझी? भैया, मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? सबसे पहले आपको अपना विवाह करना होगा। एक बार भाभी जब घर पर आ जाएगी तो मैं आपके प्रति चिंता मुक्त हो जाऊंगी। उसके बाद आप मेरा ब्याह जहाँ चाहे कर दीजिए। ऐसा मत बोल राधा। अगर मैंने पहले विवाह कर लिया ना तो न जाने तेरी भाभी किस स्वभाव की निकले। देख, मैं चाहता हूँ कि तू पहले विवाह करे, ठीक है? फिर तू अपने पति के साथ मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश लेना। मैं कर लूंगा उससे शादी, क्यों? भैया। अरे बस 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 बस, शर्माने की ज्यादा जरूरत नहीं है। चल, अब जल्दी से गर्मा गर्म रोटियां बना दे, बड़ी भूख लगी है। राधा मुस्कुराई और रसोई की ओर बढ़ी और अपने भाई के लिए भोजन तैयार करने लगी। ए राधा, जो मैंने तुम्हें कल धन दिया था ना, लाओ मुझको दे दो। मैं आज जल्दी से लकड़ियां काट कर बाजार जाऊंगा और फिर सीधे जौहरी की दुकान पर जाऊंगा। लाओ। ठीक है भैया। राधा ने धन किशन के हाथ में रखा। किशन जंगल चला गया। दिन भर मेहनत की और लकड़ियां बाजार में बेचने पहुंचा। किशन की लकड़ियां कुछ ही देर में बिक गईं। जैसे ही वो जौहरी की दुकान की ओर बढ़ा, उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ी। शिकारी के हाथ में एक पिंजरा था और उसमें एक बड़ा ही सुंदर विचित्र तोता बंद था। अरे वाह,
इतना सुंदर तोता मैंने कभी नहीं देखा। ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। अचानक किशन ने देखा कि उस तोते की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसका दिल पिघल गया। ये तोता तो बेचारा लग रहा है। शायद शिकारी इसे किसी घने जंगल से पकड़कर लाया है। इसका घर बार छूट गया होगा बेचारे का, इसीलिए इसकी आंखों में आंसू हैं। अरे रे 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 रे, राम 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 राम। एक काम करता हूं, इसे खरीद लेता हूं और आजाद कर देता हूं, बेचारा कहीं का। अरे ओ भैया, ये तोता तो आपका बड़ा सुंदर है। तुमने इसे कहां से पकड़ा? हाँ, इसको अरे भैया, जिस जंगल से मैं इसको पकड़ कर लाया हूं ना, वहां बड़े बड़े वीरों और सूरमाओं के पसीने छूट जाते हैं। मैं उस जंगल की गहराई से इसे बड़ी मुश्किल से पकड़ लाया हूं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा भैया, मैं इसको खरीदना चाहता हूं। हैं? खरीदना? ओ भैया, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इसे खरीद सको। हाँ, बड़े आए खरीदने वाले। क्या? तुम्हारा मतलब ही क्या है कि औकात नहीं है? आखिर ये एक साधारण तोता ही तो है। कौन सी 30 मार खा चीज है? अभी तुम्हें इसकी विशेषता मालूम नहीं है। भैया, ये तोता मनुष्यों की भाषा में बात करता है। ये कोई साधारण तोता नहीं है। क्या कहा? मनुष्य की भाषा में? बाप रे, ये तो असंभव है। यकीन नहीं होता तो सुनो। ए तोते, क्या तुझे अपने जंगल की याद आ रही है? हाँ हाँ, मुझे छोड़ दो। मुझे अपने जंगल से बहुत प्रेम है। मुझे जाने दो। अरे बाप रे, ये तो सचमुच में मनुष्य की तरह बोल रहा है। आप समझे बच्चों? वही तो। और मैं इसे राजा जी को बेचूंगा। वही इसका सही मूल्य देंगे। तुम क्या दोगे? किशन गहरी सोच में पड़ गया। उसकी नजर तोते पर थी, जो दर्द से कांप रहा था। देखो, मैं ये तोता खरीदना चाहता हूं। ये देखो, मेरे पास इतना सारा धन है। मैं तो अपनी बहन के लिए आभूषण खरीदने जा रहा था, लेकिन इस तोते की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। सोच लो, अगर तुम इसे राजा को बेचोगे तो शायद तुम्हें इतना धन ना मिले जितना मैं दे रहा हूं। शिकारी कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, बात तो तुम सही कह रहे हो। ठीक है, चलो, तो ये सौदा पक्का रहा। ये लो भैया तुम्हारा तोता। लाओ, मुझे मेरा धन दे दो। लाओ। शिकारी ने पिंजरा किशन के हाथ में थमा दिया। और वहां से चला गया। किशन के चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान थी। किशन शिकारी से तोता खरीदकर अपने घर लौट आया। भैया, ये तोता आप कहां से खरीद कर ले आए? ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। राधा, इसकी भी एक बड़ी विचित्र कहानी है। पता है, जब मैं बाजार में आभूषण लेने जा रहा था, तभी इस तोते को देखा। ये बेचारा रो रहा था। तब मैंने इसे खरीदा और आजाद करने का निश्चय किया। तो इसका मतलब आप जिस धन से मेरे लिए आभूषण खरीदने वाले थे, उसी धन से आपने ये तोता खरीद लिया? हाँ, मैं खरीदना तो नहीं चाहता था राधा, लेकिन जब मैंने इसकी आंखों में आंसू देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। ठीक किया भैया, अब इसका पिंजरा खोल दो। किशन ने पिंजरा खोला। तोता उड़ने लगा और उड़ते उड़ते किशन के पास आया।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो शिकारी मुझे राजा के यहाँ बेच देता तो मैं शायद जीवन भर इस पिंजरे में कैद रहता। ये क्या भैया, ये तो मनुष्य की आवाज में बात कर रहा है। कितना विचित्र तोता है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। राधा, मैंने तो बताया था ना कि ये मनुष्य की भाषा में बात करता है। देखो। तो मित्र तोते, अब हो तुम आजाद। जैसी तुम्हारी मर्जी वैसी तुम उड़ान भरो, वैसी जिंदगी जियो। जाओ। जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। तुमने मेरी मदद की है और अब मैं तुम्हारा मित्र हूँ। जब तक अपनी मित्रता का कर्ज नहीं चुका देता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है मित्र, जैसी तुम्हारी मर्जी। भैया, इसके आने से एक बात तो सही है, अब मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। मुझे एक दोस्त मिल गया है। और मुझे भी सच्चे मित्र मिल गए हैं। उसी समय गांव का मुखिया वहां से गुजर रहा था और ये दृश्य देखकर ठिठक गया। किशन, मैं किसी जरूरी काम से आया था, लेकिन मेरी आंखों ने जो देखा, बाप रे बाप, वो तो बड़ा ही आश्चर्य है। ये तोता, ये मनुष्य की आवाज में बात कर रहा है। हाँ मुखिया जी, यही सच है। मैंने इसे बाजार से एक शिकारी से खरीदा है। मुखिया गहरी सोच में डूबा और कुछ क्षण बाद वहां से चला गया। भैया, अब मुखिया जी तो सारे गांव में ढिंढोरा पीट देंगे कि किशन के घर एक बोलने वाला तोता है। जैसा राधा ने कहा था वैसा ही हुआ। कुछ ही घंटों में ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई कि किशन के पास एक बोलने वाला तोता है। दिन बीतते गए। एक दिन जब किशन जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसका पैर मुड़ गया। अरे रे 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 रे! मेरे पैर में, बाप रे बाप, मोच आ गई। अरे किशन, क्या हुआ? क्या हुआ भाई किशन, क्या बात है? अचानक से मेरा पैर मुड़ गया। अरे रे 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 रे! अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ, चलो। लकड़हारा ने किशन को सहारा दिया और उसे घर ले आया। भैया, ये क्या हुआ? राधा, जंगल में लकड़ियां उठा रहा था, तभी अचानक से पैर मुड़ा और मोच आ गई। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं जड़ी बूटियां लगाती हूँ। राधा ने प्रेम पूर्वक अपने भाई के पैर पर जड़ी बूटियां मल दी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और किशन धीरे धीरे ठीक हो गया। किशन फिर से जंगल जाने लगा। एक दिन वो लकड़ियां बेचने के लिए बाजार पहुंचा ही था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, ये क्या? आज तो सारी मेहनत बेकार हो गई। सारी की सारी लकड़ियां भीग गईं। अब क्या करूं? हाँ। किशन उदास होकर घर लौट आया। इसके बाद जब भी वो जंगल जाता, किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता। किशन, अरे भाई, मुझे लगता है कि जब से तुम्हारे पास ये बोलने वाला तोता आया है, तब से तुम्हारी किस्मत खराब हो गई है। तुम्हारे तकदीर के सितारे पलट चुके हैं। मैं कहता हूँ कि इसको भगा दो। अरे जाने दो इसको। मुखिया ये कहकर वहां से चला गया। राधा गहरी सोच में डूब गई। राधा,
क्या क्या तुम भी यही मानती हो जो मुखिया जी कह रहे थे? इतने में तोता उड़ता हुआ आया। नहीं भैया, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। भला एक पक्षी के आने से किसी का भाग्य दुर्भाग्य में कैसे बदल सकता है? शायद शायद तुम सही कह रही हो। चिंता मत करो मित्र, तुमने मेरी मदद की थी, अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, और वो भी उस वक्त जब कोई और तुम्हारे काम नहीं आएगा। धन्यवाद मेरे दोस्त, धन्यवाद। समय यूं ही बीतता गया। कुछ दिनों बाद राधा अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। राधा के बीमार पड़ने के बाद किशन उसे लेकर गांव के प्रसिद्ध वैद्य के पास गया। किशन भाई, तुम्हारे बहन की बीमारी बड़ी ही जटिल है, इसका इलाज संभव नहीं है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो अभी बहुत छोटी है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुम्हारी बहन के बचने की उम्मीद, माफ करना, लेकिन बहुत कम है किशन। किशन की आंखों में आंसू भर आए। देखो, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो किसी दूसरे वैद्य को भी दिखा सकते हो, है ना? किशन ने हार नहीं मानी। वो एक एक करके पूरे गांव के वैद्यों के पास गया, पर हर किसी ने हाथ खड़े कर दिए। किशन राधा को घर ले आया। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। किशन फूट फूट कर रो पड़ा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बहन बुरी तरह से बीमार पड़ गई। मेरे माँ बाप का सपना था कि मैं इसका विवाह किसी अच्छे घर में करूं, लेकिन मेरी बहन मुझसे मत छीन भगवान, मत छीन। तोता पास बैठा ये सब देख रहा था। अचानक वो उड़ता हुआ किशन के पास आया। मित्र, तुम्हारी बहन का इलाज हो सकता है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या ये संभव है? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ किशन। मैं जिस जंगल से आया हूँ ना, वो बड़ा ही रहस्यमय जंगल है। तुम्हें मेरे साथ वहाँ चलना होगा। लेकिन जंगल में ऐसा क्या मिलेगा जिससे मेरी बहन ठीक हो जाएगी? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। उस जंगल में एक बड़ी ही विचित्र स्त्री की पत्थर की मूर्ति है। वो एक श्रापित स्त्री की मूर्ति है। कहते हैं कि जब वो जीवित थी तो अपने हाथ में सोने का कंगन पहनती थी। अगर वही कंगन उसे दोबारा पहना दिया जाए तो वो श्राप से मुक्त हो सकती है, और अगर वो मुक्त हो गई तो उसे जड़ी बूटियों का इतना ज्ञान है कि वो तुम्हारी बहन का इलाज कर सकती है। ओह, लेकिन वो सोने का कंगन मिलेगा कहाँ? मैं जानता हूँ ना कि वो सोने का कंगन कहाँ है। वो कंगन जंगल के एक प्राचीन कुएं में है। उसमें जंगल की देवी का वास है। वो सोने का कंगन उसी देवी के पास है। तुम चलो मेरे साथ। आओ मित्र, आ जाओ। हाँ, मैं अपनी बहन को बचाने के लिए कहीं भी जाने को तैयार हूँ। चलो मित्र, चलो। तोता किशन को घने जंगल की गहराई में ले गया। लगभग 1 घंटे के बाद वो एक खंडहर के पास पहुंचे। बाप रे, ये तो बहुत ही सुंदर स्त्री की मूर्ति है।
पर ये पत्थर की कैसे बन गई? तुम्हें ये बात समय आने पर पता चल जाएगी। बस इतना जान लो कि ये मूर्ति श्रापित है। ये तभी मुक्त होगी जब तुम वो सोने का कंगन जंगल की देवी से लाकर इसे पहना दोगे। ठीक है, अब मुझे उस कुएं के पास ले चलो जहां जंगल की देवी रहती हैं। चलो। तोता किशन को एक पुराने कुएं के पास ले आया। तो यही वो जगह है। इसी कुएं में जंगल की देवी का वास है। किशन ने कुएं के अंदर झांका। अगले ही पल सफेद किरणें चमकने लगीं और धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री उस प्रकाश से प्रकट हुई। बोल मनुष्य, तू यहाँ किस इच्छा से आया है? प्रणाम देवी। देवी जी, इस तोते ने मुझे बताया कि आपके पास एक सोने का कंगन है। अगर वो कंगन जंगल की श्रापित मूर्ति को पहना दिया जाए तो वो मुक्त हो सकती है। कृपया करके वो कंगन मुझे दे दीजिए। मूर्ख मनुष्य, वो स्त्री श्रापित है। उसके कंगन को कोई छू भी नहीं सकता। अगर तेरे मन में जरा भी कपट या लालच का बीज हुआ तो तू यहीं जलकर राख हो जाएगा। हाँ, मुझे स्वीकार है देवी, लेकिन मैं अपनी बहन को बचाने के लिए बिना उस कंगन के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। देवी ने किशन की आंखों में झांका। उसके हाथों में रंग बिरंगी किरणें चमकी और फिर एक सोने का कंगन प्रकट हुआ। किशन ने कंगन हाथ में लिया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि तुम्हारा मन पवित्र है। अब वो शापित स्त्री मुक्त हो सकेगी। इतना कहकर जंगल की देवी अदृश्य हो गई। किशन और तोता वापस मूर्ति के पास पहुंच गए। हे देवी, मैं तुम्हें ये कंगन पहना रहा हूं। तुम्हारे श्राप से मुक्त होने का समय आ गया है। जैसे ही किशन ने सोने का कंगन मूर्ति के हाथ में पहनाया, रंग बिरंगी किरणें फूट पड़ी। पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे जीवित स्त्री में बदल गई। फिर एक तेज धमाके के साथ तोता भी एक ऋषि में परिवर्तित हो गया। ये क्या? तुम तो एक ऋषि हो। तुम तोते के रूप में कैसे थे? इसके पीछे एक लंबी कहानी है किशन। हाँ, तो मैं वो कहानी सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने किशन की ओर देखा और गहरी सांस ली। हाँ, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है, जब मैं इस जंगल में एक साधु हुआ करता था, और ये स्त्री जो अभी श्राप से मुक्त हुई है, ये मेरी पत्नी सुकन्या है। क्या? हाँ, वर्षों पहले हम दोनों ने मिलकर एक विशेष सिद्धि प्राप्त की थी, चमत्कारी जड़ी बूटियों की सिद्धि। उस सिद्धि के बाद मेरे हाथों में एक कंगन प्रकट हुआ। ये वही कड़ा है जो तुमने अभी जंगल की देवी से लाकर हमें दिया है। ये एक चमत्कारी कड़ा था जिसे पहनने के बाद जड़ी बूटियां हमसे बात किया करती थी। सुकन्या की आंखें नम हो गईं। वो चुप हो गई। शुरुआत में हम दोनों गरीब और बीमार लोगों की निस्वार्थ सेवा करते थे, पर कुछ समय बाद हमारे मन में संसार का मोह और लालच पैदा हो गया। हमने लोगों से इलाज के बदले धन लेना शुरू कर दिया। ओह, फिर क्या हुआ? एक दिन राजा विक्रम का पुत्र बीमार पड़ गया। राजा विक्रम ने हमारी चमत्कारी जड़ी बूटियों की ख्याति सुन रखी थी। वो अपनी रानी के साथ हमारे पास मदद मांगने के लिए आया। ऋषि की आंखें सुकन्या की ओर टिक गईं। हमने राजा विक्रम से कहा कि हम उसके पुत्र को ठीक कर देंगे, लेकिन हमें उसके बदले बहुत सोने की मुद्राएं चाहिए। राजा विक्रम मान गया। फिर हमने कहा जड़ी बूटी उसके महल में पहुंचा देंगे, लेकिन पहले मुद्राएं चाहिए। अगले दिन
राजा विक्रम ने 16 मुद्राएं अपने नौकर के हाथ भेज दी। हम जड़ी बूटी तैयार कर रहे थे कि तभी दूसरे राज्य का राजा हमारे पास आया। ओह, फिर उसने क्या कहा? उसने हमें लालच दिया। वो नहीं जानता था कि राजा विक्रम का पुत्र जीवित बचे। वो चाहता था कि उसका वंश समाप्त हो जाए ताकि वो आसानी से राज्य पर अधिकार कर सके। उसने मुझसे कहा, अगर मैं राजा विक्रम के पुत्र का इलाज ना करूं तो वो मुझे राजा विक्रम से दुगनी मुद्राएं देगा। ओह, तो आपने क्या किया साधु महाराज? हाँ, हम लालच में आ गए किशन। हमने राजा विक्रम के पुत्र को गलत जड़ी बूटी भेज दी और वो बालक मर गया। राजा विक्रम रोता हुआ हमारे पास आया। उसे सब पता चल गया था कि दूसरे राज्य के राजा ने हमें प्रलोभन दिया था। राजा विक्रम ने हमें श्राप दिया कि तुम दोनों पति पत्नी अब कभी सुखी नहीं रहोगे, और उसने भी हमारी आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया। राजा की मृत्यु से जंगल की देवी क्रोधित हो गईं। उन्होंने मुझे तोते में और मेरी पत्नी को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। हमारा चमत्कारी कंगन भी हमसे छीन लिया गया। देवी ने कहा, जब कोई सच्चा मनुष्य निस्वार्थ भाव से ये कंगन प्राप्त करेगा तभी तुम दोनों श्राप से मुक्त हो सकोगे, और वो सच्चा मनुष्य तुम निकले किशन। किशन की आंखों में आंसू आ गए। इस सच्चे मनुष्य की वजह से हम श्राप से मुक्त हुए हैं सुकन्या। अब हमें इसका उपकार लौटाना होगा। सुकन्या आगे बढ़ी। पास के वृक्ष से एक चमकीली जड़ी बूटी तोड़ी। किशन, ये जड़ी बूटी अपनी बहन को खिला देना, चाहे उसकी बीमारी कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो। ये उसे ठीक कर देगी। और ये भी याद रखना, तुम्हारी बहन दीर्घायु होगी, 100 वर्ष से अधिक जिएगी। माता मैं आपका ऋणी हूँ, आपका ऋणी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये दिया। ऋषि मुस्कुराया, फिर किशन को एक खंडहर के भीतर ले गया। और ये देखो, ये बड़ा बक्सा, इसमें सोने के सिक्के भरे हैं जो कि लोगों ने कभी हमारे इलाज के बदले हमें दिए थे। अब हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, इन्हें तुम ले जाओ। मैं क्या कहूँ? धन्यवाद, धन्यवाद ऋषिवर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि ने अपनी पत्नी सुकन्या का हाथ थामा। दोनों के चारों ओर रंग बिरंगी किरणें चमक उठीं और अगले ही क्षण वो दोनों अदृश्य हो गए। किशन जड़ी बूटी लेकर घर लौट आया। उसने वो औषधि राधा को दी। थोड़ी ही देर में राधा की सांसें सामान्य हो गईं, चेहरा दमक उठा। भैया, मैं ठीक हूँ। हे भगवान, धन्यवाद, धन्यवाद, मेरी बहन को जीवन दान मिला। धीरे धीरे राधा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई और बक्से में मिले सिक्कों से किशन गांव का सबसे धनवान लकड़हारा बन गया।